जी, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर से कोई क्वेश्चन का तो हमसे लास्ट लेक्चर में से कोई क्वेश्चन हो किसी का? है किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था और कंप्यूटर सिस्टम के बारे में चीजें डिस्कस की थी। आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी आप सब लोगों ने आईटीसी में या किसी न किसी कोर्स में पढ़ा होगा, हम सुनते आ रहे हैं सीपीयू के बारे में। सीपीयू हमें पता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो मेन यूनिट होता है हमारे पास एक्चुअल में। सीपीयू के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीजें सीपीयू में शामिल होती हैं? जो वन बाय वन की चिप हमारे कंप्यूटर में लगी होती है, जिसको हम सीपीयू कहते हैं, इसमें क्या क्या चीज शामिल होती है? सर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। और इसके अलावा एक तो इसके अंदर हम लोग कह देते हैं कि हमारे पास ए एएलयू आ जाता है। इसके अलावा कंट्रोल यूनिट आ जाता है। और क्या होता है इसमें? सर मेमोरी स्लॉट्स जो थी। मेमोरी स्लॉट तो सेंट्रल प्रोसेसिंग का पार्ट नहीं होती, जो मेन चिप है। इसमें खास तरह की मेमोरी होती है जो कि टेम्परेरीली डाटा को स्टोर करती है, उनको रजिस्टर्स कहते हैं। कुछ पार्ट उसका होता है और बहुत सारा पार्ट इसके अंदर एक खास मेमोरी का होता है, जिसको हम कैश कहते हैं या कैशे की टर्म भी यूज की जाती है। तो एक्चुअली में जब हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात कर रहे होते हैं, तो इस यूनिट के अंदर एएलयू है, जो कि हमारे पास अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। रजिस्टर्स हैं, जो कि टेम्परेरीली डाटा स्टोर करते हैं और एक्चुअल में एआईयू रजिस्टर्स की वैल्यू के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है। और कैश मेमोरी होती है। कैश क्या होती है कि हमारे पास जो मेन मेमोरी होगी, एक्चुअली में मेन मेमोरी जिसको हम रैम इन जनरल कहते हैं, रैम से डाटा हमेशा कैश में आता है। सीपीयू जब कोई रिक्वेस्ट करता है कैश में आ जाता है। कैश का फायदा ये होता है कि प्रोसेसिंग स्पीड तेज हो जाती है। और इसी तरह जैसे हम कहते हैं डिस्क होती है, डिस्क हो, तो डिस्क से जो डाटा आएगा, डिस्क से जो डाटा आएगा वो हमेशा रैम में आएगा और रैम से डाटा कैश में चला जाएगा। तो ये एक्चुअल में इसका साइकिल होता है कि डिस्क से डाटा रैम में, रैम से फिर सीपीयू में जाता है और सीपीयू से प्रोसेसिंग करके जो डाटा देता है वो रैम को देता है या डिस्क में रखवा रहा था, डिस्क कह लें या आईओ कह लें। तो यहाँ पे जो ये हमारे पास मेन कंपोनेंट है एएलयू और सीयू, ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं रजिस्टर्स की वैल्यू पे। रजिस्टर पे डाटा कैश से मिल रहा होता है या डायरेक्टली मेमोरी से आ रहा है, इंटरनल हम उसको मेमोरी कह रहे होते हैं। हमारे लिए डीलिंग ये होती है असेंबली लैंग्वेज में कि हम देखते हैं रजिस्टर में जो वैल्यू पड़ी है उनके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन लिखी जाए और वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के ऊपर प्रोसेसिंग करें, कंप्यूटेशन परफॉर्म करें। वो जिस तरह की भी कंप्यूटेशन हो, अरिथमेटिक हो, लॉजिक हो या जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किए जाए। तो हर जो सीपीयू बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है, उसके अंदर डिफरेंट तरह के रजिस्टर्स होते हैं। पुराने जो सीपीयू थे उनमें कुछ 8, 10, 32, 64, 128 इस टाइप के रजिस्टर होते हैं। अब जो लेटेस्ट आ रहे हैं उनमें 256, 512 और इससे भी ज्यादा रजिस्टर आते हैं। तो जब भी हम सीपीयू परचेज करते हैं, सीपीयू का मतलब मैं पूरा सिस्टम नहीं ले रहा, सीपीयू का मतलब वो सिर्फ चिप है, वन बाय वन की चिप। तो उस पर लिखा होता है कि उसमें नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने हैं और हर सीपीयू की अपनी असेंबली लैंग्वेज होती है। रजिस्टर्स के अंदर डाटा स्टोर होगा, वो बाइनरी के अंदर डाटा स्टोर होगा। सीपीयू की जो अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट है या कंट्रोल यूनिट है, उन डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग कर रहे होंगे। अब हम जो इस कोर्स में असेंबली पढ़ेंगे वो 8086 या उसको 8088 मॉडल कहते हैं। इंटेल 8086 या 88 मॉडल की असेंबली लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे।
इसमें नंबर ऑफ रजिस्टर्स कौन कौन से हैं, क्या क्या चीजें हैं, उनको भी हम डिस्कस करते हैं कुछ देर में। चलिए, इससे पहले आप लोगों ने डीएलडी पढ़ी हुई है, सब लोगों का डीएलडी का कोर्स क्लियर है, तो एक और छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हो कि मुझे उम्मीद है सबको आता होगा। अगर मैं कहूँ मेरे पास एक रजिस्टर है एन बिट का, एन बिट रजिस्टर है, एन बिट का रजिस्टर, या मैं इसको भी सिंपल करने के लिए कह रहा हूं 4 बिट का रजिस्टर है, 4 बिट का रजिस्टर है। तो हमने बताना ये है कि इस 4 बिट के रजिस्टर के अंदर जब हम कोई नंबर स्टोर करेंगे वो एज अ साइंड नंबर और एज अ अनसाइंड नंबर, उनकी रेंजेस क्या क्या हो सकती हैं, कितना छोटे से छोटा अनसाइंड नंबर स्टोर किया जा सकता है और बड़े से बड़ा क्या अनसाइंड नंबर स्टोर किया जा सकता है 4 बिट रजिस्टर में। जब बात की जा रही है 4 बिट रजिस्टर की, इसका मतलब वो 4 बिट का नंबर है। रजिस्टर की टर्म तो ऐसे यूज कर दी है। डीएलडी के टॉपिक में लास्ट में रजिस्टर्स पढ़े थे आप लोगों ने, जीसीएस रजिस्टर्स पढ़े हैं आप लोगों ने? सर डीएलडी में नहीं पढ़े। डीएलडी में रजिस्टर्स नहीं पढ़े, रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप्स पढ़े हैं। यस सर। एक फ्लिप फ्लॉप का काम क्या होता है, एक सिंगल बिट को सेव करना। इसी तरह मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप मिलकर रजिस्टर्स बना देते हैं, तो रजिस्टर के अंदर डाटा स्टोर किया जाता है। अब मैं असम्पशन ले रहा हूँ 4 बिट का रजिस्टर है, और मुझे ये बताएं जब मैं उसके अंदर डाटा स्टोर कर रहा हूँ उस डाटा को अनसाइंड अज्यूम कर लूं तो उसकी रेंज क्या होगी। अनसाइंड रजिस्टर अज्यूम करूं तो वो डाटा मिनिमम क्या वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा और मैक्सिमम क्या रिप्रेजेंट करेगा? 0 से 15। 0 से 15। मतलब इसका क्या है, इस बात का मतलब ये है कि अब मैंने जो अनसाइंड नंबर स्टोर करना है वो 0 0 0 से लेके 1 1 1 1 1 तक डाटा स्टोर होगा। 4 बिट में तो डाटा यही स्टोर होगा, डाटा हमेशा यही रहेगा। हाँ, अगर उसकी रिप्रेजेंटेशन अनसाइंड है तो हर वैल्यू की, हर वैल्यू के अगेंस्ट मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, साइंड है तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा। तो अगर मैं कहूं 0 0 0 है तो ये इसका मतलब अनसाइंड डील कर रहा हूं तो ये 0 के इक्विवेलेंट है, और 1 1 1 अनसाइंड डील करूं तो ये 15 के इक्विवेलेंट है। तो एक्चुअली मेरे पास जो रेंज आ जाएगी, मैं कहूंगा अनसाइंड में जो रेंज आ रही है वो 0 से लेके 15 तक आ रही है। अब इन्हीं नंबर को अगर मैं अनसाइंड के साइन डील कर लूं फिर रेंज क्या होगी आप बताएं। अगर ये नंबर मैं अनसाइंड की बजाय साइन डील कर रहा हूं, साइंड नंबर हो तो इनकी रेंज क्या होगी? सर -8 से 7 तक। -8 से 7 तक। +7 तक। अब डायरेक्टली हम ये बात नहीं बोल सकते कि -8 से 7 तक है या नहीं। ये डिपेंड करता है कि जो वो नंबर रिप्रेजेंट किया जा रहा है उसका रिप्रेजेंटेशन मेथड कौन सा है। क्या वो साइन मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, या वो वंस कंप्लीमेंट में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, या वो टूस कंप्लीमेंट में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तीनों में डिफरेंट रेंज आएगी, लेकिन इन जनरल जो हम इस कोर्स में यूज करेंगे हमेशा असम्पशन लेंगे हम टूस कंप्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन यूज करें। तो टूस कंप्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि अब मेरे पास जो नंबर बन रहे हैं, मैं इसमें उन नंबर्स को लिखता हूं। नंबर 4 बिट में नंबर कितने होंगे? 4 बिट में एक्चुअल में 0 0 0 0 है, फिर 0 0 0 1 2, उसके बाद वो मेरे पास आ जाएगा 0 0 1 0 है, 0 0 1 1 है। इस तरह करते करते फिर कहीं पे जाके 1 0 0 0 आएगा, 1 0 0 1 आएगा, और लास्ट पे जाके 1 1 1 1 आ जाएगा। ये टोटल नंबर है। इसमें जब इसको हम अज्यूम करेंगे कि ये नंबर टूस कंप्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में है तो इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? जी कोई बताए? 0 0 0 टूस कंप्लीमेंट में किसके इक्वल होता है?
हाँ जी, कोई स्टूडेंट बताए 0000 लिखा है, 4 बिट नंबर है और ये मैं कह रहा हूँ 2's कंप्लीमेंट फॉर्म में है, तो ये किस चीज के इक्वल है? जी, तो ये 0 के इक्वल ही आ रहा है। 0001 1 के इक्वल है, क्योंकि इनकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है, तो ये वैसे ही नंबर होंगे। 2 अप टू ये 7 तक तो ऐसे रहेगा, जो ये वाला 0 1 1 1 1 बनता है वो 7 के इक्वल होगा। उसके बाद ये 1000 आ जाएगा, तो ये 2 कंप्लीमेंट -8 के इक्वल होगा, ये -7 के इक्वल होगा, और लास्ट वाला -1 के इक्वल होगा, 1 1 1 -1 के इक्वल होगा। तो जो रेंज बनेगी इसकी वो -8 टू +7 है। तो 4 बिट नंबर हो एज अ अनसाइंड, उसकी रेंज -8 टू +7 है, और एज अ सॉरी एज इसको हम अनसाइंड कह दिए, एज अ साइंड कहना था। साइंड जो रेंज है वो -8 से +7 है, और अनसाइंड जो रेंज है वो उसकी रेंज 0 to 15 है। ये इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? ये सबको पता है ना कि रेंज किस तरह से हमने निकाली है, क्या रेंज का मतलब क्या है, साइंड नंबर का मतलब क्या है, अनसाइंड नंबर का मतलब क्या है? जी, सबको क्लियर है ये? तो किसी स्टूडेंट को साइंड और अनसाइंड में कंफ्यूजन है तो हम मुझसे पूछ ले। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हमारे पास आगे जाके जितनी भी इंस्ट्रक्शन यूज होंगी उनमें साइंड और अनसाइंड की बहुत ज्यादा यूज है। अक्सर साइंड नंबर अनसाइंड नंबर की इंस्ट्रक्शन डिफरेंट होती हैं, वहां पे कंफ्यूजन होती है। इसलिए ये अभी से आप सबको पता होना चाहिए कि साइंड नंबर क्या होते हैं, अनसाइंड क्या होते हैं। एक ही बाइनरी एक ही वक्त में साइंड के तौर पे कोई और नंबर रिप्रेजेंट कर रही होती है, और एज अनसाइंड कुछ और रिप्रेजेंट कर रही होती है। जी, समझ आइए? यस सर। ओके, अगर अब मैं ये कहूं कि मेरे पास, ये तो मैंने 4 बिट का नंबर ले लिया, अब 4 बिट के नंबर की बजाय n बिट नंबर है, n बिट नंबर है या n बिट रजिस्टर है, तो उसकी रेंज बताएं। अनसाइंड में उसकी रेंज क्या होगी, और एज अ साइंड उसकी रेंज क्या होगी? जी, बताएं। सर अनसाइंड में n-1। जी, दोबारा बोले बेटा। 0 to n-1। 0 to n-1। अगर 0 to n, 0 to 2 की पावर n-1। अच्छा जी, और कोई स्टूडेंट बताए रेंज? 2n-1। जी, और कोई स्टूडेंट बताए रेंज क्या होगी? तो अमूमी तौर पर अगर आप इसको देखें, इस स्लाइड 4 बिट था, तो 4 बिट में 0 से लेके 15 तक नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको तो हम 0 कह सकते हैं, 0 ही है। और 15 एक्चुअल में 4 बिट के लिहाज से 2 की पावर n करें, 4 बिट से 2 की पावर n 4 16 होता है, और -1, ये एज अ अनसाइंड रेंज बन गई 0 से लेके 2n-1 अनसाइंड रेंज। और जब साइंड रेंज की बात कर रहे होंगे, तो साइंड रेंज में एक्चुअल में -2n-1 से लेके +2n-1 तक रेंज है। 2n-1 करते हैं, n 4 बिट है तो 4-1 किया, 3 आ गया, तो 2^3 8 होता है, तो -8 से लेके +2^3 किया, 8-1 वो 7 के इक्वल आ गया, तो ये 2n-1 तक हो गया। तो एक्चुअल में जब इसको हम इन टर्म्स ऑफ n लिखें, तो अनसाइंड में जो रेंज आएगी 0 टू 2n, इस जगह पे -1 आएगा।
और जब इसको हम साइन रेंज करेंगे तो -2n-1 से +2n-1 तक रेंज होगी। जी, यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई बात समझ में आई हो? जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक? क्लियर है सबको? यस सर। ओके, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने और चीजें पढ़ी थी। मेमोरी का साइज पता हो तो उसकी एड्रेस बिट्स बताई जा सकती हैं, उसमें तो नहीं कोई क्वेश्चन? मेमोरी एड्रेस पता हो तो उसकी साइज हम लोग बिट्स बता सकते हैं, कितनी बिट्स का उसका एड्रेस होगा। ओके, नेक्स्ट अभी तो हम करने जा रहे हैं जिसमें मैंने आपसे कहा है कि हम लोग सिस्टम पढ़ेंगे इंटेल सीपीयूज 808। था। जी जी, पूछिए बेटा। ये सर एड्रेस बिट्स एक सिंगल बाइट के लिए हमेशा 2 बिट्स ही होगा या वो भी वेरी कर सकता है? नहीं, 2 बिट तो नहीं होगा सिंगल बाइट के लिए एड्रेस, वो तो डिपेंड करता है मेमोरी का साइज क्या है। अगर मेमोरी साइज 4 लोकेशंस है, 4 बाइट सेव करनी है तो उसमें 2 बिट का एड्रेस होगा। इस तरह 8 लोकेशंस है मेमोरी में तो 3 बिट का एड्रेस होगा एंड सो ऑन। तो डिपेंड करता है कि मेमोरी में नंबर ऑफ लोकेशंस कितनी है, उसके अकॉर्डिंग उसका एड्रेस आता है। सर ये नहीं मैं पूछ रहा हूँ एक सिंगल मतलब एक सिंगल डाटा के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि वो हमेशा जिस तरह 3 बिट मतलब 2 बिट्स हैं तो वो 3 के लिए यूज हो सकता है, बट कॉन्स्टेंटली यूज तो उसकी 2 बिट्स हो रही होती है ना, तो मैं वो पूछ रहा हूँ वो 2 बिट्स वेरी करके 3 या 4 ऐसे चेंज हो सकती हैं या नहीं? नहीं, होता यह है कि अगर मेरे पास 2 बिट का एड्रेस है तो इसका मतलब यह है कि उस 2 बिट के थ्रू मैं 4 लोकेशंस को पॉइंट आउट कर सकता हूं। अब उसमें अमूमी तौर पे इनके सारे इसी तरह से बनाए जाते हैं कि वो चारों लोकेशन में कुछ ना कुछ डाटा सेव हो सकता है। तो 00 फर्स्ट लोकेशन को कह देंगे, 01 सेकंड को, 10 थर्ड को और 11 फोर्थ को। तो फिक्स कर दिया जाएगा ये चार हैं, ये चारों इन लोकेशंस के लिए हैं। और अगर 2 से ज्यादा बिट्स हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ लोकेशन भी बढ़ती जाएंगी। ओके ओके सर। अभी हम लोगों ने इंटेल 8086 और 8088 मॉडल की बात की कि इन मॉडल की असेंबली को हम डिस्कस करेंगे। ये जो मॉडल है इनमें एड्रेस बस का जो साइज है वो 20 बिट है। एड्रेस बस का साइज 20 बिट है। तो अगर एड्रेस बस का साइज 20 बिट हो तो बताएं कि जो मेन मेमोरी ये सपोर्ट करेंगे उनका साइज क्या होगा? मेन मेमोरी कितने मैक्सिमम साइज की सपोर्ट कर सकते हैं? 2 की पावर 20 1 MB। 1 MB। तो मेमोरी साइज जो इसमें सपोर्टेड है वो 1 MB है। अभी मैं इसको ना 1 MB नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं 1 M लोकेशन होंगी उसमें। नंबर ऑफ लोकेशंस कितनी होंगी? 1 मेगाबाइट लोकेशंस होंगी। अब वो 1 मेगाबाइट सॉरी 1 मेगा लोकेशंस होंगी, बाइट भी हो सकती है, वर्ड भी हो सकती है। तो 1 मेगा लोकेशंस होंगी क्योंकि 20 बिट का एड्रेस है। अब एड्रेस बस है 20 बिट की, तो इससे बड़ा एड्रेस जनरेट नहीं किया जा सकता, तो इससे बड़ी मेमोरी भी सपोर्ट नहीं की जा सकती। बात समझ आ रही है सबको? तो अभी जो हम इंटेल 8086 और 8088 सीपीयूज की असेंबली पढ़ेंगे नेक्स्ट कोर्स के अंदर, तो उनमें जो मेमोरी एड्रेस होगा वो 20 बिट का हुआ करेगा। मेमोरी का जो फिजिकल एड्रेस हुआ करेगा वो 20 बिट का हुआ करेगा। इसके अलावा टर्म हम यूज करते हैं 1 बाइट। 1 बाइट की जब टर्म यूज करेंगे तो 1 बाइट का मतलब हमारे पास हमें क्लियर है। 1 बाइट की टर्म जब यूज करते हैं इसका मतलब होता है 8 बिट। इस कोर्स में हम एक और टर्म यूज करेंगे वर्ड, 1 वर्ड। तो 1 वर्ड जो हुआ करेगा वो एक्चुअल में इक्वल होता है 2 बाइट के। 1 वर्ड इक्वल होता है 2 बाइट के, विच मीन्स 16 बिट।
इसके अलावा अगर हम यूज करते हैं वन डबल वर्ड की टर्म, तो वन डबल वर्ड एक्चुअल में इक्वल होता है 4 बाइट्स के। सिमिलरली अक्सर हम एक टर्म यूज करेंगे वन क्वाड वर्ड, क्यू डब्ल्यू वर्ड। वन क्वाड वर्ड या क्यू डब्ल्यू एक्चुअल में इक्वल हुआ करेंगी 8 बाइट के। तो वन बाइट, वन वर्ड, वन डबल वर्ड, वन क्वाड वर्ड, ये टर्म इस सीपीयू के लिए लिखा जा रही है। बाइट तो हमेशा फिक्स रहता है कि वन बाइट का डाटा का मतलब है 8 बिट, लेकिन जो वन वर्ड है ना, एक वर्ड का डाटा, वो चेंज हो सकता है। किसी सिस्टम में हम कहते हैं वन वर्ड मीन 4 बाइट भी हो सकता है, किसी सिस्टम में 2 बाइट भी हो सकता है। तो यहाँ पे वन वर्ड हमेशा 2 बाइट के इक्वल हो करेगा। ये मैं वैसे टर्म बता रहा हूं, जब भी हम बोलेंगे वन वर्ड बोलूं तो इसका मतलब है 2 बाइट की बात की जा रही है। वन डबल वर्ड की बात की जाएगी तो 4 बाइट की बात की जा रही होगी। वन क्वाड वर्ड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब 8 बाइट है उस डाटा के अंदर। जी ठीक है, ये चीज समझ आ गई सबको? यस सर। ओके जी। अब इस ऐसा सिस्टम में नंबर ऑफ रजिस्टर्स कौन कौन से हैं? तो मेनली इस सिस्टम में हमने रजिस्टर्स को जो क्लासिफाई किया है, रजिस्टर की डिफरेंट कैटेगरीज हैं। नंबर 1 कैटेगरी है डेटा रजिस्टर्स, या इसको हम जनरल पर्पस रजिस्टर्स भी कहते हैं। नंबर 2 कैटेगरी है डाटा रजिस्टर, अमूमी तौर पर डाटा रजिस्टर्स बोलते हैं। ये मैं डाटा रजिस्टर्स जो कि इस सिस्टम में अवेलेबल होंगे उनकी बात करूं, डाटा रजिस्टर या जनरल पर्पस रजिस्टर्स। दूसरी कैटेगरी इसमें है रजिस्टर्स की, उसको हम बोलेंगे सेगमेंट रजिस्टर्स, सेगमेंट रजिस्टर्स। और थर्ड कैटेगरी होगी जो हम रजिस्टर्स की यहां पे बोलेंगे, उसका नाम होगा हमारे पास इंडेक्स एंड पॉइंटर रजिस्टर्स। 3 कैटेगरीज हैं, डाटा रजिस्टर, सेगमेंट रजिस्टर, इंडेक्स एंड पॉइंटर रजिस्टर। इसके अलावा एक सिंगल रजिस्टर और होता है, उसको फ्लैग रजिस्टर कहते हैं, वो भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा। 3 कैटेगरीज हैं, डाटा रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर्स, सेगमेंट या सेकंड वन इज सेगमेंट रजिस्टर, थर्ड वन इज इंडेक्स और पॉइंटर रजिस्टर्स। तो इसमें डाटा रजिस्टर्स हैं। डाटा रजिस्टर्स हमारे पास बेसिकली 4 तरह के डाटा रजिस्टर्स होंगे। एक रजिस्टर का नाम है AX, दूसरे का नाम है BX, CX और DX। AX को कहते हैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर, BX को कहते हैं बेस रजिस्टर, CX को बोला जाता है काउंट रजिस्टर और DX एक्चुअली में बोला जाता है डाटा रजिस्टर। ये हमारे पास 4 रजिस्टर है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, बेस रजिस्टर, काउंट रजिस्टर और डाटा रजिस्टर। इनके नाम AX, BX, CX, DX यूज किए जाएंगे। तो ये जब हम असेंबली में कोड लिखेंगे तो तभी कोड लिखते हुए इनके नाम इसी तरह से लिखेंगे AX, BX, CX, DX। ये जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, डाटा रजिस्टर्स हैं। इन चारों रजिस्टर का जो साइज है, इन सब का साइज 16 बिट का है। 16 बिट साइज है। जब 16 बिट साइज की बात की जा रही है तो इसका मतलब है वो 2 बाइट, हर रजिस्टर ये 2 बाइट का है।
16 बिट यानी 2 बाइट का एक रजिस्टर होगा ये। जैसे मैं कहूं अगर AX रजिस्टर है 2 बाइट का है तो 2 बाइट का मतलब है इसमें 16 बिट सेव की जा सकती हैं, जो कि बिट नंबरिंग की जाए तो 0 से लेके 15 तक की नंबरिंग होगी। सिक्सटीन बिट के अलावा अगर मैं जहां पे यूज करना चाहूँ पूरे रजिस्टर की वैल्यू को, वहां AX की टर्म यूज करूंगा। लेकिन अगर मैं इस रजिस्टर का हाफ यूज करना चाहूं, लोअर हाफ या अपर हाफ, मैं 0 से 7 तक की बिट्स को यूज करना चाहूँ, यानी एक बाइट को यूज करना चाहूँ इस रजिस्टर की वैल्यू में से, पूरे रजिस्टर को यूज ना करना चाहूँ बल्कि उसकी सिंगल बाइट को यूज करूं, लोअर हाफ को, तो उसके लिए मुझे हमेशा टर्म यूज करनी पड़ेगी AL। और अपर हाफ को यूज करना होगा तो उसके लिए जो टर्म यूज होगी वो होगी AH। AL और AH का मतलब क्या है? AL यूज होगी लोअर हाफ ऑफ AH रजिस्टर और AH यूज की जाएगी अपर हाफ ऑफ AX रजिस्टर। तो एक्चुअल में पूरे का पूरा रजिस्टर AX है। अगर मैं इसकी बिट नंबर 0 से 7 तक यानी ये वाली लोअर हाफ वाली 8 बिट यूज करूंगा, जहां मैं भी यूज करूं तो मुझे AL लिखना पड़ेगा, और अगर 8 से 15 तक यूज करना चाहूं तो AH लिखना पड़ेगा। तो ये सिर्फ इस सेक्शन के लिए नहीं है, इस रजिस्टर के लिए नहीं है, बल्कि इन तीनों के लिए भी है। ऐसी BX के लिए आपको लिखना पड़ेगा BH और BL, CF के लिए CH और CL, DH के लिए DH और DL। तो इन चारों रजिस्टर्स को लोअर हाफ या अपर हाफ भी यूज किए जा सकते हैं। समझ रहे हैं बात? तो हम ये वाला जो है इनके लोअर और अपर हाफ को भी यूज कर सकते हैं चारों रजिस्टर्स के लिए। यहां तक क्वेश्चन हो किसी का? ये टोटल 4 रजिस्टर्स हैं जिनको डाटा रजिस्टर कहा जाता है, AX BX CX DX, क्यूमुलेटर रजिस्टर, बेस रजिस्टर, काउंट रजिस्टर एंड डाटा रजिस्टर। और इनके लोअर और अपर हाफ भी यूज किए जा सकते हैं AL AH के तौर पे या फिर BL BH के तौर पे एंड सो ऑन। ये हमारे पास थे डाटा रजिस्टर्स। सर जब हाफ रजिस्टर यूज होता है तो वो बाकी का जो हाफ रजिस्टर होता है उसका क्या होता है? उसकी जो वैल्यू है वो वैसी पड़ी रहेगी। तो सर ये तो लॉस नहीं है हमारे लिए कि मतलब हम हाफ नहीं। यूज कर लेते हैं? नहीं, एक्चुअली में लॉस नहीं है। ऐसा है कि सिस्टम में अगर हम 1 बाइट के ऊपर कैलकुलेशंस करना चाह रहे हैं तो वो 1 बाइट के लिए AL या AH यूज करें। हाँ, इन दैट सेंस कि अगर आपको AH में आपकी पूरी 16 बिट की कोई वैल्यू पड़ी थी और आपने बाद में AL के ऊपर कोई प्रोसेसिंग कर दी, तो फिर यकीनी बात है कि वो AX का जो डाटा है वो लॉस हो जाएगा, एज ओवरऑल डाटा लॉस हो जाएगा। हाँ, अगर ऐसे केसेस हैं जहां पे आपको 1 बाइट डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग करनी है तो आप आसानी के लिए AL या AH यूज कर लेते हैं। जी, इसमें कोई पॉइंट हो ना समझ आया और किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर इनका साइज कांस्टेंट रहता है, मींस कि ये 2 बाइट हाँ, ही रहता है ऐसा? हाँ, रजिस्टर का साइज हमेशा सेम रहता है। रजिस्टर डायनामिक नहीं होते। रजिस्टर एक्चुअल में हार्डवेयर है, तो जो हार्डवेयर बना दिए कि वो वही साइज रहेगा और उतना ही बिट का या बाइट का डाटा स्टोर करेगा। गॉट इट सर। और कोई क्वेश्चन? ओके जी, नेक्स्ट मेरे पास थे सेगमेंट रजिस्टर्स। तो सेगमेंट रजिस्टर में भी हमारे पास 4 तरह के रजिस्टर हैं, DS, CS, SS और ES। ये रजिस्टर्स के नेम है। DS का मतलब होगा डाटा सेगमेंट रजिस्टर। CS का नेम होगा कोड सेगमेंट रजिस्टर्स। ऐसे ही SS होगा स्टैक सेगमेंट रजिस्टर्स
और ES होगा एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर। ये 4 रजिस्टर हैं, इन चारों के नाम डाटा सेगमेंट रजिस्टर, कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, एक्सेस सेगमेंट। इनका काम क्या है, ये रजिस्टर काम क्या करते हैं, ये सेगमेंट एड्रेस को स्टोर करते हैं। इनका काम क्या है, सेगमेंट एड्रेस को स्टोर करना। अब सेगमेंट एड्रेस क्या होता है वो मैं थोड़ी देर तक बताता हूं, आज के लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा सेगमेंट एड्रेस का मतलब क्या है। काम क्या है, सेगमेंट एड्रेस को स्टोर करना। नाम क्या है, डाटा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, स्टैक, एक्स्ट्रा। तो ये इनके जो नेम लिखे गए ये इसी तरह के सेगमेंट का, कुछ डिफरेंट तरह के सेगमेंट्स होते हैं मेमोरी के अंदर। एक खास तरह का सेगमेंट होता है जिसका काम होता है सिर्फ डाटा को स्टोर करना, तो उस सेगमेंट का जो एड्रेस होगा वो डाटा सेगमेंट स्टोर किया करेगा। एक खास तरह का एड्रेस होता है जिसका नाम होता है कोड, जहां पे आपके प्रोग्राम या प्रोसेस का कोड सेव होता है, उसको कोड सेगमेंट कहते हैं। तो वो उसका जो सेगमेंट एड्रेस है वो कोड सेगमेंट रजिस्टर में सेव हुआ करेगा। ऐसे ही आप लोगों ने पढ़ा हुआ है स्टैक, जब भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उसके साथ एक स्टैक एसोसिएट होता है। तो जो स्टैक वाले सेगमेंट का एड्रेस है वो स्टैक सेगमेंट रजिस्टर में सेव होगा, एसएस में। इसी तरह से ईएस रजिस्टर है, एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर, उसमें अगर कोई एक्स्ट्रा सेगमेंट बनाया है या कोई सेगमेंट रजिस्टर आप सेव करना चाहते हैं, सेगमेंट एड्रेस सेव करना चाहते हैं, तो ईएस में सेव किया जा सकता है। ये 4 रजिस्टर है, इनका साइज, तो इन चारों का साइज भी जो है वो हमारे पास 16 बिट है। इन चारों का साइज भी 16 बिट है, लेकिन इनमें लोअर हाफ अपर हाफ यूज नहीं किए जा सकते। इनमें अपनी मर्जी का डाटा सेव नहीं किया जाएगा, इनमें सेगमेंट एड्रेसेस सेव किए जाएंगे। सेगमेंट एड्रेस हमेशा 16 बिट का होता है, इसलिए इनका साइज भी 16 बिट है और इनमें चेंज भी कुछ नहीं किया जा सकता। जी ये एक यानी कि जैसे कि जो डीएस है वो भी 16 बिट का भी है और सीएस भी 16 बिट का है। हाँ, अलग अलग 16 बिट के, अलग अलग 16 बिट, ठीक है। हाँ जी सर ये मतलब कि जब डाटा सेगमेंट हो रहा होता है तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर खुद से मतलब डाटा जो अगर डाटा होगा तो डाटा सेगमेंट के पास चला जाएगा रजिस्टर में, और अगर कोड होगा हाँ। क्या हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा होता है? नहीं, वो अलग अलग होता है। कोड, आपके प्रोग्राम का कोड कहीं और सेव होता है तो उस एरिया का एक सेगमेंट एड्रेस होता है। सेगमेंट एड्रेस क्या होता है वो भी नहीं पता मुझे, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर तक बता दूंगा या आज के लेक्चर में देखते हैं। सर डाटा स्टोर होता है कि इसकी खाली उसका एड्रेस स्टोर हो होता है? नहीं, उसका एड्रेस सेगमेंट एड्रेस, ये तो 16 बिट का है। मेमोरी का वो एड्रेस जो कि सेगमेंट जगह पे डाटा सेव होना है पूरे मेमोरी के, वो एरिया, वो सेगमेंट, उसका सेगमेंट एड्रेस यहां सेव होता है। ओके सर। जी, और कोई क्वेश्चन है? ओके, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास था इंडेक्स एंड पॉइंटर रजिस्टर्स। इंडेक्स और पॉइंटर रजिस्टर में मेरे पास जो रजिस्टर्स अवेलेबल हैं वो 2 तरह के इंडेक्स रजिस्टर हैं, एसआई और डीआई। 2 इंडेक्स रजिस्टर हैं, इसको कहते हैं सोर्स इंडेक्स रजिस्टर और इसको कहते हैं डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर। ये 2 तरह के इंडेक्स रजिस्टर होते हैं और 3 तरह के पॉइंटर रजिस्टर होते हैं, एक स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, आईपी। इसको कहते हैं स्टैक पॉइंटर, इसको कहते हैं बेस पॉइंटर रजिस्टर
और इसको इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर। इन पांचों का साइज भी 16 बिट ही है। इन पांचों का साइज भी 16 बिट है। इनका काम क्या है? इनका काम भी किसी तरह का एड्रेस स्टोर करना। इनका काम होता है, वो जो एड्रेस स्टोर करते हैं पांचों, उनको हम कहते हैं ऑफसेट एड्रेस। ये पांचों रजिस्टर जो चीज सेव किया करेंगे उस एड्रेस को ऑफसेट एड्रेस कहते हैं। होता वो भी कोई एड्रेस है। सेगमेंट रजिस्टर सेगमेंट एड्रेस स्टोर करते हैं, पॉइंटर और इंडेक्स रजिस्टर ऑफसेट एड्रेस स्टोर करते हैं। डिफरेंस क्या है सेगमेंट और ऑफसेट रजिस्टर में, सेगमेंट और ऑफसेट एड्रेस में, वो मैं बाद में बताऊंगा। ये दो तरह के एड्रेस स्टोर करने के लिए रजिस्टर यूज होते हैं, एक इंडेक्स पॉइंटर रजिस्टर और एक सेगमेंट रजिस्टर। इसके अलावा इसमें जो हमारे पास सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स है, ये दोनों जो रजिस्टर हैं अमूमी तौर पे, ये दोनों रजिस्टर हैं अमूमी तौर पे डेटा सेगमेंट रजिस्टर और एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर के साथ मिलकर यूज हो रहे हैं। सोर्स तो दोनों ही डेटा सेगमेंट के साथ यूज होते हैं और कभी इसको ईएस के साथ भी यूज किया जाता है, डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर को, लेकिन इन जनरल डेटा सेगमेंट के साथ यूज किए जाते हैं। जबकि इसमें स्टैक पॉइंटर जो है या बेस पॉइंटर है वो अमूमी तौर पे स्टैक सेगमेंट रजिस्टर एसएस रजिस्टर के साथ मिलकर यूज किया जाता है। और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर हमेशा मिलके कोड सेगमेंट के साथ मिलकर यूज किया जाता है। तो ये कुछ सेगमेंट रजिस्टर के साथ मिलकर यूज किया जाता है। सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स डेटा सेगमेंट या एक्सेस सेगमेंट के साथ यूज होते हैं। स्टैक पॉइंटर स्टैक सेगमेंट रजिस्टर के साथ मिलकर यूज किया जाता है और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कोड सेगमेंट के साथ मिलकर यूज किया जाता है। एक्चुअल में होता ये है कि मेमोरी का दो तरह के एड्रेस है, एक ऑफसेट और एक सेगमेंट। ऑफसेट और सेगमेंट एड्रेस मिलके एक्चुअल एड्रेस बनाते हैं मेमोरी का। तो इस वजह से हम देखें इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है और इसको मैं कह रहा हूं कोड सेगमेंट के साथ यूज हो रहा है। अभी इन रजिस्टर्स के नाम से समझने की कोशिश करें जरा कि कोड सेगमेंट का मतलब है कोड कहीं पे सेव हुआ हो और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का काम है उस कोड सेगमेंट में से टिपिकल कोई एक खास इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करना कि किस इंस्ट्रक्शन को चलाना है। तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर हमेशा उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस सेव करता है जिसको एग्जीक्यूट करना होगा, जबकि कोड सेगमेंट ओवरऑल कोड के पूरे सेगमेंट का एड्रेस सेव कर रहा होता है। अब सेगमेंट और ऑफसेट क्लियर होगा तो फिर आगे हमें अच्छी से समझ आ जाएगी। या तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो मुझसे पूछें। सर अभी आपने कौन से दो रजिस्टर्स कहते हैं जो मेमोरी एड्रेस बनाते हैं? ये सेगमेंट और ऑफसेट एड्रेसेस मिलके एक्चुअल फिजिकल एड्रेस बनाते हैं मेमोरी का। ठीक है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले मुझसे। सर ये बेस पॉइंटर रजिस्टर का पर्पस दोबारा से बताइएगा। बेस पॉइंटर और स्टैक पॉइंटर रजिस्टर स्टैक सेगमेंट के साथ मिलके यूज किए जा रहे होते हैं। बस करते क्या ये सारे पांचों रजिस्टर किसी तरह का ऑफसेट एड्रेस स्टोर करते हैं। ये डेस्टिनेशन और सोर्स इंडेक्स डेटा सेगमेंट के साथ ऑफसेट एड्रेस स्टोर करते हैं। स्टैक पॉइंटर और बेस पॉइंटर स्टैक सेगमेंट के साथ स्टोर कर देते हैं। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कोड सेगमेंट के साथ मिलकर यूज हो रहा होता है। सर जो हमारी मेन मेमोरी होती है मतलब कि उसके अंदर एक स्टैक की भी तो जगह होती है, तो वो उस स्टैक के साथ ये स्टैक पॉइंटर और स्टैक सेगमेंट लिंक कर रहा होता है। हाँ जी, मेन मेमोरी में स्टैक की जगह होती है। जब आपका कोई प्रोग्राम लोड होता है ना तो उसको मिलता है, एक स्टैक मिलता है, डेटा सेगमेंट मिलता है, कोड सेगमेंट मिलता है। तो उसको जो स्टैक सेगमेंट मिलेगा उसका सेगमेंट का स्टैक सेगमेंट रजिस्टर में सेगमेंट एड्रेस स्टोर होगा। ऐसे ही कोड सेगमेंट का कोड सेगमेंट रजिस्टर में एड्रेस स्टोर होगा एंड सो ऑन। ओके सर। और कोई क्वेश्चन हो जाए?
चलिए एक्चुअल में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं मेमोरी सेगमेंटेशन। जी आप सबको समझ आ रहा है? स्पीड तेज तो नहीं है? नो सर, ठीक है। सब क्लियर हो रहा है ना? यस सर। गुड। अच्छा, मेमोरी सेगमेंटेशन के अंदर एक्चुअली हमारे पास, मैंने अभी बताया, दो तरह के रजिस्टर हैं। एक रजिस्टर है, एक को कहा जा रहा है सेगमेंट रजिस्टर्स, और एक को हम कह रहे हैं इंडेक्स और पॉइंटर रजिस्टर्स। एक्चुअल में तो जब हम मेमोरी की बात करते हैं हम कहते हैं मेमोरी है, यानी मेन मेमोरी है, और मेन मेमोरी की लोकेशन है इसके अंदर बहुत सारी। हर लोकेशन का एक यूनिक एड्रेस होगा, यहाँ पे हर लोकेशन का एक एड्रेस असाइन कर दिया, यूनिक एड्रेस है। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि यहाँ पे मेरे पास जो मेन मेमोरी है वो 1 मेगाबाइट की है, या 1 मेगा लोकेशन है उसमें, सॉरी बाइट बोला, 1 मेगा लोकेशन है, और 1 मेगा लोकेशन का मतलब है कि यहाँ पे जो इसका एड्रेस अवेलेबल है वो 20 बिट का है। जो यहाँ का मतलब मैं बोलूंगा तो उसका मतलब है 8088 या 8086 मॉडल के साथ, उसकी बात की जा रही है। सेगमेंट रजिस्टर और इंडेक्स और पॉइंटर रजिस्टर, एक्चुअल में सेगमेंट रजिस्टर का काम जो है वो हमारे पास, इसका काम है कि सेगमेंट एड्रेस को स्टोर करना, या सेगमेंट एड्रेस, या कुछ सिस्टम में उस एड्रेस को बेस एड्रेस भी कहा जाता है। और इंडेक्स और पॉइंटर जिसका काम होता है ऑफसेट एड्रेसेस को सेव करना, सेगमेंट एड्रेसेस को सेव करना और ऑफसेट एड्रेसेस को सेव करना। अब डिफरेंस क्या है सेगमेंट एड्रेसेस में और ऑफसेट एड्रेसेस में? इसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। सपोज करें कि मेरे पास ना एक बिल्डिंग है, हमारे पास अमूमी तौर पर जैसे बिल्डिंग होती हैं, एक बिल्डिंग है और उसमें ना 100 रूम्स हैं, 100 रूम्स हैं, 100 फ्लैट्स हैं, जो भी आप कहना चाहें। बिल्डिंग के जो टोटल फ्लोर्स हैं ना वो 10 फ्लोर्स हैं, और हर फ्लोर पे 10 रूम्स हैं, अजम्पशन ले लें। अब मेरे पास अवेलेबल रेंज है 0 से लेकर 99 तक नंबर असाइन करने की। अगर मुझे पता हो मैंने 0 से 99 तक नंबर असाइन करने हैं, तो पूरी बिल्डिंग में नंबर्स किस तरह से असाइन किए जाते हैं? मैं कह दूंगा रूम नंबर 0, रूम नंबर 1 2 3, रूम नंबर 9, फिर रूम नंबर 10 11 12 अप टू 19, ऐसे करते करते मैंने हर एक को 99 तक नंबर असाइन कर दिया, हर बिल्डिंग के हर रूम को एक नंबर असाइन कर दिया। किया जा सकता है, इसमें कोई इशू तो नहीं है अगर मेरे पास अवेलेबल रेंज नंबर्स की 0 से 99 तक हो। तो ये काम कर सकते हैं ना, रूम्स को नंबर असाइन करने हो, कर सकते हैं ना? यस सर। कोई इशू तो नहीं है। अभी मैं इसी सिनेरियो को चेंज करता हूं, मैं कहता हूं कि मेरे पास ना ये रेंज अवेलेबल नहीं है, मैं 0 से 99 तक नंबर असाइन नहीं कर सकता। मेरे पास रेंज है 0 से 9 तक की, मेरे पास जो रेंज है वो 0 से 9 तक के नंबर असाइन कर सकता हूं, लेकिन मल्टीपल 0 से 9 तक के नंबर असाइन कर सकता हूं, एक से ज्यादा 0 से 9 तक के नंबर असाइन कर सकता हूं अलग अलग। और अब मैंने हर जो रूम है इसमें 100 के 100 रूम है, इनको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है। तो कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई करूं? जब मैंने 0 से 99 तक नंबर असाइन कर दिए, फिर तो यूनिकली आइडेंटिफाई करना बहुत आसान था। मैं कह देता रूम नंबर 1, रूम नंबर 30, रूम नंबर 39, रूम नंबर 99, तो वो एक ही रूम का एड्रेस होता, यूनिक होता। लेकिन अब मेरे पास वो 0 से 99 की रेंज नहीं है, असम्पशन लेना 0 से 9 तक की रेंज है, तो फिर यूनिकली आइडेंटिफाई करना हो कैसे करेंगे?
सर हम फ्लोर वाइज असाइनमेंट कर देंगे ना कि ये फर्स्ट फ्लोर है, इसके रूम 0 से 9, फिर सेकंड फ्लोर 0 से 9, ऐसे भी तो हो सकता है। फिर हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से नंबरिंग करेंगे। बिल्कुल ठीक बताया आपने। 10 फ्लोर है, हर एक में 10 रूम है। मैं कहूंगा हर रूम का नंबर 0, 1, 2 से लेके 9 तक है। अगले फ्लोर में भी 0 से 9 तक नंबर है, 0 से 9 तक है, 0 से 9 तक है। ऐसे करते करते लास्ट वाले फ्लोर में भी 0 से 9 तक रूम है। अगर तो खाली यूं असाइन कर दिया और अब मैं अगर बोलूं कि रूम नंबर 9 या रूम नंबर 8, तो कंफ्यूजन है। मुझे नहीं पता रूम नंबर 9 की बात की जा रही है तो रूम नंबर 9 ये वाले की बात की जा रही है, इसकी की जा रही है, इसकी की जा रही है। तो इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या किया, हर फ्लोर पे नंबर्स को 0 से 9, 0 से 9, 0 से 9 असाइन कर दिया और साथ ही साथ हर एक को एक यूनिक फ्लोर नंबर दे दिया, 0, 1, 2 अप टू 9 तक। अब देखिए मैंने 0 से 9 तक की ही रेंज यूज की है, लेकिन यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं। अब मैं बोला करूंगा जब भी मैंने बोलना है फ्लोर नंबर 0 रूम नंबर 9, तो मुझे कंफर्म होगा मैं इसी की बात कर रहा हूं। अगर फ्लोर नंबर 2 रूम नंबर 9 की बात करूं तो कंफर्म है कि इसकी बात की जा रही है। एक्चुअल में तो वो 99 0 से 100 रूम्स ही हैं, लेकिन हर एक का यूनिक नंबर असाइन किस तरह से किया, दो चीजों को यूज करते हुए, एक फ्लोर नंबर को और एक हमने एक्चुअल में फ्लोर के अंदर जो ऑफिस नंबर या रूम नंबर है उसको यूज कर लिया। तो दो नंबर्स को यूज करते हुए एक्चुअल नंबर बना दिया जिसने यूनिक आइडेंटिफाई कर दिया। मेमोरी सेगमेंटेशन भी यही कहती है कि हमारे पास मेमोरी के अंदर सेगमेंट्स बना दिए जाते हैं। तो ये जो फ्लोर नंबर है ये एक्चुअल में सेगमेंट नंबर होता है, सेगमेंट एड्रेस होता है, और फ्लोर के ऊपर मौजूद जो रूम नंबर होगा या ऑफिस नंबर होगा वो हमारे पास उसका ऑफसेट एड्रेस हुआ करेगा। अगर मैं इसको कहूं ऑफसेट एड्रेस और सेगमेंट एड्रेस, तो फ्लोर नंबर सेगमेंट एड्रेस है और जो ये रूम नंबर है वो मेरे पास ऑफसेट एड्रेस है। और एक्चुअल में जो फिजिकल एड्रेस होगा वो एक्चुअल पोजीशन बनती है। जैसे मैंने जब ये कहा कि फ्लोर नंबर 2 और रूम नंबर 9, तो ये एक्चुअल फिजिकली इसका क्या एड्रेस बनेगा, फिजिकली रूम कितना काउंट होगा इस रूम का, जी बताएं। फिजिकली अगर इसका काउंट करना तो कौन सा नंबर बनता है इसका? सर दोनों का सम करके बनता है। सम नहीं करेंगे, सम तो 9 + 2 कर देंगे तो 11 होगा। एक्चुअल इसका रूम नंबर अगर फिजिकल एड्रेस जैसे यूं असाइन किए गए थे इसी तरह से असाइन किए गए होते तो इस रूम का नंबर क्या बनता, फ्लोर नंबर 2 रूम नंबर 9, इसका एड्रेस क्या होता? जी बोले सर 29 होता, बिल्कुल। तो हम कहते हैं 0 से 9, फिर 10 से 19, फिर 20 से 29 तक, तो इसका 29 होता। तो जो 29 है, अगर मैं इसको कहूं 29 जिसको बोलूंगा वो इसका मेरे पास इस रूम का 29 जो नंबर होगा वो इसका फिजिकल एड्रेस होगा। फिजिकल एड्रेस का मतलब एक्चुअल एड्रेस, और सेगमेंट और ऑफसेट उसके सेगमेंट या ऑफसेट एड्रेस है। तो बेसिकली सेगमेंट और ऑफसेट एड्रेस मिलके फिजिकल एड्रेस बनाते हैं। तो मुझे बताएं अगर मेरे पास इस केस में इस टिपिकल एग्जांपल के अंदर मुझे सेगमेंट एड्रेस पता हो, ऑफसेट एड्रेस पता हो, तो फिजिकल एड्रेस कैसे बनेगा? अगर मुझे सेगमेंट एड्रेस पता हो, ऑफसेट एड्रेस पता हो, तो इस एग्जांपल में फिजिकल एड्रेस कैसे बनाया जा सकता है? सर दोनों को कंबाइन करके देख लेंगे ना कि वो किस फिजिकल एड्रेस का इक्विवेलेंट बन रहा है। कंबाइन कैसे करेंगे? तो आसान सा तरीका है, मैं सेगमेंट एड्रेस जो है उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करूं प्लस उसमें ऑफसेट कर दूं तो फिजिकल एड्रेस बन रहा है। ऐसा नहीं हो रहा। जैसे सेकंड नंबर फ्लोर था, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 किया, 20 + 9 कर दिया ऑफसेट, तो 29 नंबर रूम बन गया। अगर मैं यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे थर्ड रूम की बात कर रहा हूं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 20, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20 होगा, +3 किया 23, तो फिजिकल एड्रेस 23 बन गया। तो एक्चुअल में इस एग्जांपल में फिजिकल एड्रेस इक्वल आ रहा है सेगमेंट एड्रेस प्लस ऑफसेट इनटू 10 प्लस ऑफसेट एड्रेस।
समझ आइए सबको? यस सर। यस सर। ये इसमें जो फ्लोर नंबर है वो सेगमेंट एड्रेस है, और ऑफसेट एड्रेस भी बता दी मैंने, और फिजिकल एड्रेस भी बता दिया इस एग्जांपल के लिहाज से। अब मेमोरी के लिहाज से क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे कि मेमोरी के लिहाज से इस सेगमेंटेशन का क्या मतलब होगा। जहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो? है क्वेश्चन किसी का कोई? नो सर। No, sir. ओके जी।